दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिन से ईरान और इज़राइल के बीच में लगातार युद्ध की जो विभीषिका है लगातार बढ़ती जा रही है और दोनों देश आमादा हैं एक-दूसरे को खत्म करने पर। तमाम ऐसी सूचनाएँ, तमाम ऐसी वीडियोज़, तमाम से ऐसे समाचार सामने आ रहे हैं, जो ये बताता है कि दोनों देशों में ही तबाही के मंज़र लगातार बढ़ रहे हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना कोई रुकने को तैयार है। कुछ देशों ने इसमें मध्यस्थता करने की बात भी कही है। ईरान के विदेश मंत्री फ्रांस से, ब्रिटेन से ऐसे कुछ समाचार हैं कि आपस में उनकी बातचीत हुई है। लेकिन बात ये आती है कि जिस तरह से अमेरिका का रुख है इसके अंदर, जिस तरह ट्रम्प कार्ड की बात कही जाती है, इज़राइल के पास ऐसा ट्रम्प कार्ड है कि वह ईरान को मिट्टी में मिला देगा। लेकिन ईरान ने जिस ताकत का परिचय दिया है, उससे ईरान इज़राइल और अमेरिका की भी एकदम से वह चौंक गए हैं, भौचक्के रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान की मिसाइलों ने इज़राइल के अंदर तबाही मचाई है, शायद उन्हें उसकी उम्मीद नहीं थी। और आखिरकार जो युद्ध चल रहा है, इसके आने वाले समय में क्या दिशा पकड़ेगा और इसके जो परिणाम है, कितने खतरनाक होंगे इन दोनों देशों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि दुनिया भी जिस तरह से लामबंद हो रही है, विभिन्न गुटों में हमें दिखाई देती है और तमाम तरह की जो उससे जुड़े हुए देशों से जुड़े हुए सामरिक हित हैं दूसरे देशों के, चाहे आर्थिक और व्यापारिक हित हैं, तो उन पर क्या विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया के अंदर, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के बहुत ही जानकार हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जी। है मुकुल जी। मुकुल जी, क्या लगता है आपको वर्तमान समय जो दिखाई दे रहा है ईरान और इज़राइल के बीच में, जिस तरह से युद्ध लगातार अपने एक अलग तरह से एक भूमिका निभा रहा है, दोनों देशों में तबाही के मंज़र लगातार सामने आ रहे हैं और कोई भी देश दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है आने वाले समय में यह युद्ध क्या रूप लेगा? तो इसके क्या भयावह परिणाम दुनिया के सामने निकल कर आ रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत स्थितियाँ प्रशांत जी बहुत खराब होती जा रही है, डे बाय डे खराब हो रही हैं। और अमेरिका ने भी कुछ अपने प्लेन्स जो है, जो सबसे टॉप के उनके प्लेन होते हैं, बी-2 बॉम्बर है और ये सब इसको भी लेके काफ़ी प्रतिक्रिया दी है। 2 विमान बताते हैं उनके जो सबसे अच्छे विमान हैं, उनको उन्होंने गल्फ कंट्रीज़ में उतार भी दिया है। और वहाँ पे क्या कहते हैं, जिस तरह की डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ रहा अमेरिका, लेकिन जिस तरह से ट्रम्प के बयान आ रहे हैं और इसके साथ ही इज़राइल के जो नेतन्याहू हैं, उनका बयान सबसे बड़ा है कि हम सीधे-सीधे ज़ाहिर बात है, उन्होंने सीधे कह दिया कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा और इनको खमानवी को मार नहीं दिया जाएगा, तब तक हम नहीं पीछे हटने वाले। क्योंकि इज़राइल पे जिस तरह का अटैक हुआ है और ईरान बेसिकली उसके साथ अब अपने वजूद को बचाना। देखिए, ये लड़ाई मानसिक एक होता है, किसी भी देश का जो शासन होता है, वो भले ही जनता उसके साथ हो, ना साथ हो, लेकिन माना ये जाता है कि अगर वो चुनी हुई सरकार है, तो मैक्सिमम लोग उसकी बात मानेंगे। यही हाल इज़राइल में भी है, इज़राइल में धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं और ईरान के ऊपर जिस तरह से उसने पहले अटैक किया और अटैक करने के बाद अब इस स्थिति में आज हम लोग डेढ़ हफ्ता हो गया और इस स्थिति में आ गए हैं कि ये चीज़ कभी एक भी आदमी अपना स्टेप बैक करने को तैयार नहीं है। इज़राइल के साथ जो नुकसान हुआ है, वो इज़राइल के लिए इतिहास में सबसे बड़ी चीज़ है। इतना नुकसान किसी ने इज़राइल का कभी किया नहीं। उसकी जो एक वैश्विक स्तर पे छवि थी, सिक्योर्ड नेशन की, उसमें धक्का लग गया। और वो धक्का लगने की जो एक होती है ना कि आपको अगर कोई पीड़ा पहुँचाए, तो वो चीज़ें समझ लीजिए कि सबसे बुरी हो जाती हैं। और उसमें ये तय कर पाना मुश्किल है कि आगे आने वाले समय में अमेरिका हो, चाहे इज़राइल हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाइना बाहर रहेगा लेकिन उसकी भूमिका इन 3-4 कंट्रीज़ जो विश्व के बड़े देश हैं, वो किस खेमे में जाएँगे। अगर खेमेबाज़ी होती है, तो देखिए फ्रांस हो, इटली हो और जर्मनी, ये 3-4 ऐसे यूरोपियन देश हैं जो ईरान के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इसको ईरान से उस पे बात कर रहे हैं कि ईरान का किसी तरह से इस युद्ध को टाले या उसका सीज़ फायर करवाएँ, बैठ के बातचीत कराएँ, ये चीज़ें चल रही। बहुत मतलब ये क्रूशियल स्थिति है, हालाँकि ईरान में ने साफ कर दिया है कि हम इसको मानने वाले नहीं हैं और अब हम पीछे भी नहीं हटेंगे। तो ये अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो पीछे हटेगा कौन? इज़राइल मारने-मरने आप पे आमदा है। ईरान कह रहा है कि हम रुकेंगे नहीं और अगर अमेरिका बीच में आए, फिर अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। सब तो ये चीज़ें सबसे बड़ी मतलब जिसे कहते हैं परेशानी का सबब बन रही है
पूरे विश्व के लिए। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तमाम तरीके जो सामने समाचार आ रहे हैं, वह परेशानी पैदा करते हैं अमेरिका और इज़राइल के लिए। अच्छा, जिस तरह से अमेरिका और इज़राइल की बात करें, जो उनकी युति है आपस में, मिडल ईस्ट में तमाम तरह के अमेरिका ने पहले भी जो इराक की बात करें, इराक पे भी हमला किया, उसको भी खत्म-सा कर दिया। और जिस तरह से उन्होंने उसके बारे में कहा था कि इसमें वेपन्स ऐसे हैं कि मानवता के लिए विनाशकारी साबित होंगे। लेकिन कुछ निकल के नहीं आया। और इसी तरह से ईरान के बारे में जो इज़राइल का दावा है एटॉमिक पावर बनने का, उसमें भी जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भी कोई पुख्ता चीज़ें ऐसी निकल के नहीं कि तुरंत में तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो ये जो पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है ईरान को लेकर और वह हमारे लिए खतरा बताया जा रहा है इज़राइल के द्वारा इतने बड़े स्तर पर, क्या उसके लिए युद्ध ज़रूरी था? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, इज़राइल और ईरान के बीच में पहले दोस्ती थी, मित्रता धीरे-धीरे कटुता में बढ़ी और वो आज इतनी हो गई कि मरने-मारने पे आपदा है। और इस वक़्त जो स्थिति है, आज की, हम पिछली बातों पे अगर हम जो उनका इतिहास रहा है, इतिहास कुछ भी रहा हो, लेकिन आज जब आप मरने-मारने पे तुले हैं, तो हमको कहीं न कहीं ये सोचना पड़ेगा कि विश्व में आज की स्थिति में देशों की भूमिका रह क्या गई? 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम एक उदाहरण दें, जैसे रशिया का था, रूस में पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया। आज 2.5 साल हो गए, 2 सवा 2 ढाई साल हो गए, लगातार वो खींचे जा रहा है और रूस के सामने बहुत छोटा मुल्क है। ईरान तो तब भी आप मानिए बहुत बड़ा है और उसके पास अभी ऐसी-ऐसी मिसाइलें हैं जिसको उसने अभी, जिसे कहते हैं वो क्या तरकश में जो तीर है, वो उसने असली वाले तो निकाले ही नहीं। तो वो जो उसपे एक बहस छिड़ी हुई है कि आखिर कितनी पावरफुल है, आपको बता दें और दर्शकों को भी बता दें, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जो है, वो 2.3 से 3 मैच करके होता है, एक टेक्निकल वर्ड है, यानी आवाज की गति से 3 गुना तेज चलती हैं। ये भारत की सबसे बढ़िया मिसाइल है ब्रह्मोस। इसके बाद जो ईरान के पास है, वो 7 है उसका आंकड़ा। तो आप सोचिए, वो ऐसी मिसाइल है जिनका तोड़ अभी विश्व के पास है ही नहीं। वो रडार पे भी आपके क्या कहते हैं उसको, रडार भी उसको पकड़ नहीं सकता। तो प्रशांत जी, अगर वो चलने लगी और अगर ईरान अपने उस पे आ गया तो कितना टाइम लगेगा इजराइल में तबाही मचाने में। ठीक है, इजराइल के पास आर्म्स और उसके लिए उनके जो फाइटर हैं वो बहुत, उन्होंने बेस भी पहले तबाह कर दिए, कुछ नहीं बचा, लेकिन ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है और ईरान लगातार जवाब दे रहा है, झुकने वाला नहीं। उसने सीधे-सीधे कह दिया, धमकी उनको दीजिए, जो आपकी धमकी से डरते हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है कि इसमें पूरे विश्व को देखना पड़ेगा कि आखिरकार इसका अंत कहाँ होगा। अमेरिका बीच में कूदता तो तबाही निश्चित है। देखिए, उसके बाद फिर रशिया ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ होते हैं वैश्विक स्तर पे। आप अगर भारत है और मैं जर्मनी हूँ और आप मुझसे डील करने आते हैं, मैं फ्रांस हूँ, तो मैं ज़ाहिर बात है अपने राफेल जब बेचूँगा तो मुझे अपने देश का फ़ायदा कराना है। बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, आप खुद सोचिए, अगर आप देश के मुखिया हैं तो। और मैं चाहूँगा, आप चाहेंगे भारत को अच्छा हथियार मिले, मैं चाहूँगा कि मेरी डील सबसे अच्छी हो जाए। तो ये चीज़ें विश्व में भी अमेरिका जहाँ-जहाँ वॉर कराता है, उसके बाद तुरंत ऑफ़र करता है, हमारा F-35 खरीद लीजिए, फलाना खरीद लीजिए, ये वाले आर्म्स ले लीजिए, हेलीकॉप्टर्स ले लीजिए। तो उसके पीछे मंशा जो होती है, वो सीधे-सीधे एक ही रहती है, हथियारों का बाज़ार बनाना, और बनाने के लिए लोग पब्लिसिटी करते हैं और ये युद्ध कराता है। ये स्पष्ट हो गया है कि ये कहीं से आग में, मतलब जिसे आप कहिए, एक होता है पानी डालना और एक होता है पेट्रोल डालना। ये आग में पेट्रोल डालने का अमेरिका काम करता है और यही हाल उसने पहले भी कई जगह किया है। आप वियतनाम का ले लीजिए, अफ़गानिस्तान का ले लीजिए, आप सीरिया का ले लीजिए, कई ऐसी उदाहरण है जहाँ पे अमेरिका ने अपनी जो भूमिका है वो बड़ी संदिग्ध रखी है और उस देश पे तबाही मचाई है। आज तक अमेरिका का अगर इतिहास रही, कम से कम 50 से 60 लाख लोग अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका के हमलों में मारे जा चुके हैं। ये विश्व के ऊपर अमेरिका का एक जिसे कहते हैं घिनौना सच है अमेरिका का, कि जो सामने आ रहा है। ये ज़बरदस्ती इज़राइल की लड़ाई हो रही है, अमेरिका कह रहा है मैं भी कूदूँगा, इज़राइल को मदद भी कर रहा है। पीछे से ना हो आप एक सपोर्ट, पीछे तुम चलो आगे, मैं पीछे हूँ। इज़राइल भी ये सोच रहा है कि वो अकेले उनका बंकर नहीं तबाह कर पाएगा, जहाँ पे इनका संयंत्र परमाणु का इन्होंने बना रखा है और वो ज़मीन से तकरीबन-तकरीबन 90 मीटर अंदर है। 90 मीटर जो बंकर बने हैं, उन बंकरों को तबाह कर पाना, अमेरिका के बी-2 बॉम्बर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये इज़राइल की बस की बात नहीं है। तो ये चाहता है कि अमेरिका बीच में आए, अपने इस जो बी-2 बॉम्बर है उनको लेके आए और ले आने के बाद उनका वो तबाह करे। लेकिन
देखिए आगे भविष्य क्या होता है, अमेरिका का डायरेक्ट कूदता है कि नहीं कूदता, क्योंकि लगातार ट्रम्प ट्रम्प भी पहले 2 दिन की बात किए, 1 दिन बात करेंगे, फिर 2 दिन हुआ, फिर 1 हफ्ता हुआ और अब 2 हफ्ता हो गया है। तो 2 हफ्ते में देखिए कहाँ कहाँ जाता है अमेरिका का, जो ट्रम्प क्या सोचते हैं। ये चीजें बड़ी मतलब देखने वाली बात होंगी कि अमेरिका किस स्तर तक जाता है। ठीक जी। तो जैसे आपने कहा कि ट्रम्प जो बार-बार समय सीमा बढ़ा रहे हैं अपने युद्ध में शामिल होने की, तो क्या ईरान के जो पलटवार था, ईरान ने जो जवाब दिया, क्या उसी वजह से ट्रम्प को भी अपनी जो रणनीति पर पूरा विचार बार-बार करना पड़ रहा है कि वह क्या करें इस पूरे युद्ध के अंदर? और जिस तरह से परिणाम क्या होगा तो भविष्य बताएगा कि कौन जीता, कौन हारा, कौन दबाव में आया या किसकी शर्तों पे समझौता होता है। लेकिन अगर पूरे सीन की बात करें, ईरान-इज़राइल के युद्ध की बात करें, तो उसमें ज ईरान ने जिस तरह अपनी सामरिक शक्ति का, अपनी सैन्य क्षमता का जो सामने लोगों के मतलब जीवंत उसने प्रदर्शन किया है दुनिया के सामने, तो उससे ईरान में चाहे कितना भी वह उसे नुकसान हो जाए, लेकिन एक सामरिक दृष्टिकोण से की बात करें, तो एक शक्ति तो उन्हें दिखा दी अपनी और शक्ति के रूप में सामरिक दृष्टिकोण से दुनिया में वह स्थापित भी होता दिखाई देता है कि जिस तरह से इज़राइल पे उसके हमले लगातार जारी हैं और इज़राइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से उसने ध्वस्त कर दिया, विफल कर दिया है। तो ऐसे में ईरान को तो अगर देखा जाए उस पॉइंट से तो ना फ़ायदा होता दिखाई देता है पूरे युद्ध के अंदर, क्या लगता है? देखिए अभी तक जो हाल फिलहाल चल रहा है मामला, उसमें तो ये है कि दोनों लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। आने वाले टाइम में अगर ये आग और फैलती है, तो जाहिर बात है कि सबसे जो खराब हालात हैं, उनके बारे में अनुमान कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है, तो पूरे समझ लीजिए एशिया में जितने भी अमेरिकन देश बनाए हुए हैं, उस पे वो करेगा ईरान, और हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के जो प्रॉक्सी बल हैं, उनकी ताकत आज की डेट में कम हो चुकी है, लेकिन इराक में इसके समर्थक आज भी हैं, हथियारबंद हैं, वो हो सकता है इसमें कूद जाए। अमेरिका को इस बात का भी डर है कि ऐसे हमले हो सकते हैं, इसी वजह से उसने अपने कुछ सैनिकों को वापस भी बुला लिया है। सार्वजनिक रूप से अमेरिका ने ईरान को अमेरिका के ठिकानों के लिए किसी तरह के हमले की स्थिति में नतीजे भुगतने की धमकी तो दे दी है, लेकिन अमेरिका को इस बात का भी डर है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है, फिर हमारे लिए क्या होगा? क्योंकि अमेरिका पे अटैक अभी तक नहीं हुआ है। अमेरिका में पहली बार होगा कि अगर इस युद्ध को आगे बढ़ता है ये युद्ध, तो उसके बाद क्या वो झेल पाएगा इसको? और अमेरिका के नागरिक अगर मारे जाते हैं, तो जैसे कि तेल अवीव या कहीं और मारे गए, तो उस स्थिति में ट्रंप खुद को क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब वो एकदम फुल फ्लेश वार हो जाएगी क्या? और अगर ये फुल फ्लेश बार होती है, तो जो वहां के क्या कहते हैं अमेरिका के जो थिंक टैंक है, जो मतलब रक्षा मामलों के मैं कहता हूँ विशेषज्ञ जो है, उनका कहना है कि अमेरिका के पास ऐसे बमवर्षक मतलब विमान है, जो हम लोग B-2 की बात कर रहे हैं, जो पर वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जब तक वो पहुंचेंगे तब तक वो कितनी तबाही मचा चुका होगा। जो उनके बेस है, जिन जिन देशों में बेस है, उन देशों में क्या होगा, मतलब वो कोहराम मच जाएगा। और जाहिर बात है कि उन देशों पे अगर अटैक होगा तो जाहिर बात है, अगर मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि पाकिस्तान में एयरबेस बना हुआ है, ईरान के लिए वो सबसे आसान टारगेट है। कतर में जो बेस है वहां पे बहुत बड़ा बेस है, ये वहां तकरीबन 40 इनके फाइटर प्लेन रहते हैं। तो ऐसे में अगर ये उस पे कोई अटैक करते हैं तो क्या करेगा अमेरिका? और वो जो नुकसान क्या, अमेरिका खुद एक कर्जे में डूबा हुआ देश है। वो भले ही आप उसको अगर कोई भी हमारे दर्शक अगर देखना चाहें, तो गूगल पे सारे आंकड़े पड़े हैं कि अमेरिका पे कर्जा उनकी जीडीपी का कई गुना है। लेकिन वो लोग बेसिकली जो उनके यहाँ सैलरी पेड आदमी होते हैं या सरकार भी है, वो कर्जे पे ही खेलती है, चुकाती रहती, खेलती रहती है, और आज की डेट में भारत में भी वही हो रहा है। तो इन चीजों को देखिए तो प्रशांत जी बहुत बुरी स्थिति आने वाली है, और हम लोग को अगले 5, 6, 8 दिनों में ये युद्ध कहाँ जाएगा, इस बीच में पूरी चीजें फाइनल हो जाएंगी। ये आप कंफर्म समझिए कि दिन ब दिन स्थिति खराब हो रही है, बेहतरी का कोई नहीं हो रहा। यूरोपियन देश अगर चाहेंगे भी, तो उसका वो ईरान माने या ना माने, क्योंकि दोनों तरफ से जान माल की हानि हो चुकी है। बहुत उनके मोसाद पे हमला, आप ये देखिए, सबसे बड़ा माना जाता है। हम लोग जो एक नॉर्मल भाषा में एक आम आदमी होता है, वो हम जानते हैं, जैसे एफबीआई हो गया, आपके रॉ हो गए, आपके रशिया की अपनी है। तो इसमें आप पाकिस्तान का देखिए, तो इसमें मोसाद इसराइल का सबसे बड़ा था। और माना यह जाता था, जो कहानी होती थी कि इसराइली कोई मारा जाता है, तो मोसाद उसका बदला लेता है और जाके उसको मार के आता है, उसी की कंट्री में घुस के मार के आता है।
तो ये चीजें मोसाद पे हमला करना, बिल्डिंग ध्वस्त करना, ये बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। जो जितने विशेषज्ञ हैं वो इसको छोटी घटना नहीं मान रहे कि इजराइल अब चुप होने वाला नहीं है, और ईरान तो बोल ही चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। बस इनका ये कहना है कि वो ना सामने आए, अमेरिका अमेरिका आएगा तो स्थितियां और विकट हो जाएंगी। जी जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है। जैसा आपने कहा कि अमेरिका सामने आया तो स्थितियाँ विकट होंगी, विकराल होंगी और जिस तरह से हम देखा कि इस युद्ध में टारगेटेड जो किलिंग हो रही है, टारगेटेड जो अपने हमले हो रहे हैं उनके, जैसे इज़राइल ने सेलेक्ट करके जो ईरान के जो टॉप लीडरशिप थी, सेना की चाहे दूसरी साइंटिस्ट वगैरह उनके, उसको उन्होंने हिट किया। इसी प्रकार ईरान ने भी उनके स्टॉक मार्केट की जो बिल्डिंग थी उसको हिट किया और माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग के पास भी उनकी मिसाइल गिरी। तो जो आर्थिक रूप से जो पूरा एक उसे चोट देने की जो प्रयास ईरान ने किया है, और ऐसे में जो खबरें भी समाचार सामने आ रहे हैं कि इज़राइल के सामने आर्थिक चुनौती भी लगातार बढ़ रही है। तो जितना खर्चा उसका डेली मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाली जो सिस्टम है पूरा उसको मैनेज करने में लग रहा है और अमेरिका से वह लगातार सहायता ले रहा है। तो ऐसे में इज़राइल के लिए आर्थिक चुनौतियाँ जिस तरह से बड़ी होती जा रही हैं और समस्या बनती जा रही है, तो ये जो पूरा दृश्य है, उसके बाद जो आर्थिक चुनौतियों को कैसे निपटेगा इज़राइल और ईरान के सामने भी निश्चित रूप से भई इतना बड़ा जो संकट आता है उसमें आर्थिक चुनौतियाँ ईरान के लिए भी बढ़ेंगी। लेकिन उसके पास जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन उनका भरपूर उपयोग वह कर सकता है। लेकिन इज़राइल के सामने अगर पूरे आर्थिक विषय को देखें तो किस तरह से इन चीज़ों को निपटने की क्या तैयारी लगती है आपको? क्या लगता है आपको? देखिए, इज़राइल को क्या हासिल होगा? इज़राइल ऑलरेडी इस अगर हम बात करें कि इज़राइल को अभी तक क्या हासिल हुआ है, तो इज़राइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ईरान पर एक वास्तव में बताएं बहुत बड़ा एक स्टेप था जो इन्होंने हमला किया। और ईरान ने के साथ जो दो मिसाइल और ड्रोन संघर्ष सहित पहले किसी भी मतलब आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी ईरान के साथ ऐसा हुआ हो कि इस तरह से ईरान पे हमला हुआ किसी ने किया हो। वहीं ईरान की धरती पर 1980 टू 1988 में एक जिसे कहते हैं कि युद्ध में सबसे बड़ा हमला एक बार हुआ था। और वो भी जो इराक था, इराक के ही ईरान इराक युद्ध जो हुआ था उसका था। उसके बाद से वहां की पब्लिक एक होता है, हम लोग भी बोलते हैं ना कि पाकिस्तान पे हमला हुआ था, युद्ध हमने देखा है। छोटे मोटे की बात आप मत करिए, कारगिल की मत करिए, अभी की मत करिए, सर्जिकल स्ट्राइक, इसे हम युद्ध नहीं कह सकते। युद्ध में जब फुल फ्लेश कूदा जाता है तो वो युद्ध देखे एक अरसा हो चुका है। 88 के बाद आज हम 2025 में बैठे हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले एक नेटवर्क ने कथित तौर पर ये जानकारी दी है कि जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनको सही जानकारी देने में कई बार गलतियां हुई है। और वहां पे कितने स्पाई मतलब इसराइल के में हुआ क्या कि इसराइल ने अपने स्पाई डाल रखे थे ईरान में। ईरान में वो अंदर तक आर्मी तक शामिल थे। ये एक दिन का इसराइल का काम नहीं है। लेकिन इसराइल को अभी तक सिर्फ नुकसान हुआ है, वो ईरान को इतनी बड़ी चोट नहीं पहुंचा पाया है। उसने सारे बेस सब तबाह किए। लेकिन प्लान ए, प्लान बी, दोनों युद्ध में रखा जाता है और प्लान सी भी रखा जाता है कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, ये हुआ तो हम ये करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे निशाना मारा हो। उन्होंने सारे उनके इसराइल ने जो मारा है वो सब उनके जो एयरफोर्स के बेस है उस पे मारा है। तो दे कैन यूज, अगर मान लीजिए वहां एयर स्पेस ही बंद है, आप खुद सोचिए, तो वो जो निकाले जा रहे हैं जितने भी विदेशी वहां पे हैं, तो उनको बगल की कंट्री से निकाला जाता है जिनका एयर स्पेस ओपन है। तो इस चीज को आप समझिए कि इसमें जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं से अपने यूज करेगा। और जो आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उनको भी यूज कर सकता है। और आने वाले टाइम में भाई वो जितने उनके पास मिसाइलें हैं उसमें तो अभी उन्होंने बताते तो यही है कि अभी 2% भी 4% नहीं निकाले हैं। जब असली मिसाइलें निकलने लगेंगी तब ईरान का क्या हाल होगा, तब विश्व क्या देखेगा। एक भयावह तस्वीर आई थी। एक मिसाइल ऐसी थी जो सीधे नहीं उड़ रही थी। आपने भी देखा होगा, लोगों ने भी देखा है। वो जिगजैग वे में उड़ रही थी, वो जब चाहती थी तब मुड़ जाती थी। ये विश्व ने पहली बार देखा कि ऐसी कौन सी मिसाइल होती है जो जिगजैग वे में उड़ रही है। और जिगजैग तो आपका जस्ट लाइक जेड होगा। लेकिन वो तो उसका जो जिसे कहते हैं उड़ने का तरीका था वो बिल्कुल एकदम अलग था। तो जो वो फायर है वो उसको उससे विश्व कैसे निपटेगा, उससे बेसिकली विश्व की बात छोड़िए, आप इसराइल और अमेरिका कैसे निपटेंगे, ये दिक्कत है। जी जी, जी, बिल्कुल।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और सामने निकल जैसे आपने ईरान की और इज़राइल के पूरे विषय को बड़ा सही तरह से परिभाषित किया। अच्छा, इसमें जिससे इज़राइल पे भी जो हमला हुआ है, वो भी शायद दुनिया जैसा आपने कहा कि पहली बार इतना बड़ा हमला इज़राइल झेल रहा है। और इसी तरह से ईरान के ऊपर जो टॉप लीडरशिप थी, उसकी चाहे साइंटिस्ट हों या सेना के अधिकारी हों, पहली बार इतना बड़ा हमला किसी देश के अंदर हुआ कि टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। तो साथ ही एक बात और है प्रमुख रूप से इसमें, जिस तरह से खुमैनी को इज़राइल ने कहा कि उसके हम अंत करना चाहते हैं, अंत करने के बाद ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें मना किया हुआ है। तो ये जो किसी राष्ट्र के प्रमुख को सीधा-सीधा मारने की बात कहना, ये भी शायद दुनिया में पहली बार सुनने में आ रहा है। इसके क्या मायने हैं? इसे किस तरह से आप देखते हैं कि इसके कितने खतरनाक परिणाम आने वाले समय में हो सकते हैं? देखिए, परिणाम तो आप ही के सवाल में ही जवाब जुड़ा है, परिणाम तो खतरनाक ही होंगे। किसी भी युद्ध का परिणाम सुखद तो होता नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है या तो उनके थिंक टैंकर मारे जाते हैं, जैसे आपने कहा वैज्ञानिक और सेना प्रमुख होते हैं, ये मारे जाते हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा वो कितने मरते हैं? वो 10 मरते हैं, 12 मरते हैं, 15 मरते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके आम जनता के लिए, जिनका युद्ध से कोई लेना-देना नहीं होता। वो सरकार की नीतियों के हिसाब से चलते हैं और उनमें जो जनहानि होती है, वो दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ, वो चाहे इज़राइल हो, चाहे ईरान हो। भारत में कि ऐसा हो रहा है कि उसको गवर्नमेंट तो भले ही कुछ ना कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार ईरान को कटघरे में खड़ा करते हुए इज़राइल किसका सपोर्ट हो रहा है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम भारत सरकार के साथ करें, न्यूट्रल मगर भारत सरकार है। ईरान के साथ हम तेल लेते हैं, बहुत हमारे संबंध अच्छे हैं और मतलब आप ईरान का आप देखिए कभी इतिहास उठा के तो भारत के लोग भी ईरान में ही ईरानी ही बेसिकली अगर आप एक ब्रीड देखिए तो। तो और इज़राइल से हमारा दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन इधर सरकारों के चूँकि संबंध अच्छे हैं, तो इसलिए इज़राइल को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते ईरान को तबाह कर दे। ऐसे पचासों, हज़ारों, सैकड़ों अकाउंट चल रहे हैं जिसमें इज़राइल को आगे बढ़त बनाया जा रहा है और ईरान को नेस्तनाबूद करने की बाकायदा जिसे कहते हैं ना वो की जा रही है कि विश है कि ये खत्म हो जाए देश। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। इज़राइल की खुफिया एजेंसी जो है, वो बेसिकली अब मोसाद का जब दफ्तर ही टूट गया, तो कहीं और से उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है। और उनमें कितने लोग मरे नोबडी नोज़। इज़राइल ने जिनको कहा कि हमने ईरान में मारा अटैक किया है, इन लोगों को बुला के जहाँ पे उनके साइंटिस्ट थे, जो आपने अभी बात बोली। लेकिन उसमें ईरान की तरफ से जो आया कि वहाँ पे बच्चे मरे हैं और कोई हमारा साइंटिस्ट और कोई सैन्य अधिकारी नहीं मरा। लेकिन जो पूरा ईरान इस इज़राइल का जो हमला है, वो ये मान के चलिए दोनों कंट्री के लिए, दोनों देशों के लिए, खासकर इज़राइल ने अपनी छवि पे एक डंट मार दिया है, जो सुरक्षित माना जाता था, अब वो सुरक्षित खुद भी मानता है कि नहीं है। इसीलिए वो अमेरिका का जिसे कहते हैं सपोर्ट चाह रहा है कि हमको B-2 बॉम्बर दिया जाए, हम इनका खत्म कर दें और इसका कोई सबूत आपने खुद बताया कि परमाणु बम उनके पास है कि नहीं है, करीब है कि नहीं है, ये सब चीज़ें बैठ के देखी जा सकती थी। इंटरनेशनल लेवल पे उसकी विजिट भी हो जाती है और इज़राइल तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे आर्म्स एम्यूनिशन की कहिए, तो ईरान भी कहीं पीछे नहीं है, ईरान ने ये भी जता दिया है। तो विश्व को एक नया जिसे कहते हैं कि हथियारों का पता चला है कि इस तरह के भी बम होते हैं, जो 7 माक या मास कहते हैं उसको, उस पे चलते हैं, जो हवा की मतलब सॉरी ध्वनि की गति से भी 3-4 गुना ज़्यादा चलते हैं। तो ब्रह्मोस से भी डबल हो गई वो मिसाइल और वो मिसाइल अगर ईरान के पास है, तो उसका तोड़ अभी विश्व के पास नहीं है, जो एक मतलब खतरे की घंटी है, अमेरिका के लिए भी और इज़राइल के लिए भी। जी। अच्छा, एक बात और है कि जिस तरह से पूरे बार-बार कहा जाता है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तमाम तरह की ऐसी बातें भी सामने निकल के आती हैं और संकेत भी निकल के लगातार आते हैं कि कहीं न कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, जिस तरह से तनाव पूरी दुनिया में फैला हुआ है। चाहे रूस यूक्रेन की बात करें, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, ईरान इज़राइल का वर्तमान समय में जिस तरह से पूरा युद्ध बड़े स्तर पे जा रहा है। तो ऐसे में क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, क्या पूरी पटकथा उसकी लिखी जा रही है वर्ल्ड वार की तीसरे? और क्योंकि जिस तरह से दुनिया में लामबंदी भी हो रही है, गुटबंदी भी हो रही है, तमाम देश एक-दूसरे के पक्ष में या विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। तो आने वाले समय क्या लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध कितने करीब है, कितने नज़दीक है या उससे बचने की भी संभावना है? क्या लगता है? देखिए प्रशांत जी, एक तरफ तो कहा जा रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध की बात करिए तो उसमें जो कंट्री नहीं है, उसमें 149 कंट्रीज़ ने तो इसको कहा था कि हमला गलत है और भारत उससे बाहर रहा, 19 कंट्री बाहर रहे और उसमें से अमेरिका है और ये सब इन लोगों ने बाकायदा उसको खत्म करने की बात कही। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसका असर जो होगा आगे इसका बड़ा कारण है कि इसराइल के का अभियान ये उल्टा भी पड़ सकता है।
कह सकते हैं इसमें परमाणु हथियारों की रेस देखिए शुरू हो गई है। ईरान की की सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से यही तर्क दे रही है कि इजराइल और अमेरिका के भविष्य के हमलों के खिलाफ सबसे एक बड़ा समाधान ये है कि परमाणु हथियार हासिल कर लिया जाए। ईरान का ऐसा कहना है कि अगर आप कर लेते हैं तो उनके भाई वो लोग आपके ऊपर इतना अटैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उस ट्रीटी पे साइन नहीं करना चाहते जो अमेरिका सबसे कराता है। लीबिया के कर्नल गद्दाफी ने 2003 में अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो हथियार थे, डिस्ट्रक्शन वाले हथियार थे, उनके कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। लेकिन 8 साल बाद तो प्रदर्शनों के चलते वहां जो लोकल विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसके चलते उनकी जो मौत हो गई। इन विरोध प्रदर्शनों में पश्चिमी एयर फायर को समका मतलब जो एक पश्चिमी वो था उसका समर्थन था, था जो प्रदर्शन हो रहे थे। आप इस बात को समझिए कि बाहर से समर्थन मिला और वहां प्रदर्शन होने लगे और उसपे गद्दाफी मार दिए गए। वहीं नॉर्थ कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का इतना जखीरा वहां पे है कि मतलब उत्तर कोरिया पर कोई भी हमला करने के लिए वो बार-बार सोचने को मजबूर मतलब वो ज़रूर कर देगा कि क्या हो रहा है। मतलब कुल मिला के नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास है और साउथ कोरिया को आप जानते ही हैं किस तरह का वो है। और साउथ कोरिया मतलब कुछ भी कर सकता है, वहाँ का शासक भी आपने देखा है। वो अजीब टाइप का है, वो अपने रिश्तेदारों को मरवा देता है। तो ये विश्व में कई कंट्री ऐसी हैं जो वास्तव में मतलब युद्ध को लेके उत्साहित भी रहते हैं। कई बार गलत जानकारियाँ भाई आपके पास अगर है तो आपके किसी सूत्र ने तो दिया होगा। जो स्पाई रहते हैं दूसरे देशों में, हर देश अपना एक अलग रॉ रखता है, एजेंसी रखती है और वो एजेंसी खुफिया एजेंसी होती है जो दूसरे देशों में बिना किसी पहचान के रहते हैं। वो आपके क्या कहते हैं आर्मी में भी अपॉइंट उनका हो सकता है, वो कोई व्यापारी भी हो सकते हैं, वो कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को छिपा के उस कंट्री में रह रहे हो और बिज़नेस कर रहे हो या काम कर रहे हो। तो ऐसे में देश अपनी पहले देखता है कि हमको जानकारी जितनी भी पुष्ट मिल सके, वो हम उसको दूसरे कंट्री के खिलाफ और कंट्री के साथ होता है। जो हमारे दुश्मन कंट्री उसमें ज़्यादा होता है, जो हमारे मित्रवत कंट्री है उसमें भी रखते हैं, चाहे अमेरिका को लीजिए, चाहे भारत को लीजिए। हर कंट्री में एक-दूसरे के खिलाफ चाहे रशिया में लीजिए बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद भी उनकी खुफिया कुछ न कुछ जानकारी भारत के पास रहती है और रशिया यहाँ का रखता है। तो ये तो बरसों से चला आ रहा है, जिसे हम लोग गुप्तचर कहते थे, कि गुप्तचर जा रहा है, गुप्तचर वहाँ की सूचनाएँ देगा। वो चीज़ आज भी चल रहा है, उसको इंग्लिश नाम स्पाई दे दिया गया है, तो स्पाई के रूप में उसकी पहचान होती है। अब इज़राइल के जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन था, उसमें ज़ाहिर बात है कि नुकसान दोनों तरफ से हुआ है और परीक्षण करने के लिए उसने अपनी एक रेस को मतलब बेसिकली आगे बढ़ाया है कि जो परमाणु परीक्षण ना कर सके और ईरान इस पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहा, तो ज़ाहिर बात है कोई भी आदमी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, दिमाग खराब होने में 10 मिनट नहीं लगता है। अगर आप देख लेंगे हमारी वजूद पे खतरा हो गया है, तो परमाणु हथियारों को भी प्रयोग करा जा सकता है अगर ये और आगे बढ़ा। जब आप खुद मर रहे हो तो हम यही कह चाहेंगे ना कि अगर हम मर रहे हैं तो तुम भी नहीं बचोगे। ये जो स्थितियाँ अगर आती हैं, तो ये स्थितियाँ बहुत खराब हो जाएँगी प्रशांत जी और ये पूरे विश्व का तापमान तो बढ़ाएगा ही। मैं तापमान कोई युद्ध का तापमान तो बढ़ेगा, साथ में हमारे आपके एटमॉस्फियर जो वातावरण है उसका भी तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि ईरान में अगर कुछ होता है तो उसका असर पाकिस्तान पे भी होगा और भारत पे भी होगा। अगर उधर से कोई हमला होता है बड़ा या अगर ब्लास्ट करते हैं, मान लीजिए B-2 बॉम्बर उसको तोड़ता है उस पर्टिकुलर जगह को जो पहाड़ी में जिसे बताते हैं कि रखा गया है नीचे 90 मीटर, अगर वहाँ ब्लास्ट होता है तो उसका असर भारत पे कितना पड़ेगा, पाकिस्तान पे कितना पड़ेगा, आपको ये भी तो देखना है। दूसरे का घर गिरा के आपकी दीवार सुरक्षित नहीं रह सकती। पड़ोसी की दीवार में अगर आप ब्लास्ट करेंगे तो आपके घर पे भी असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें देखना भारत को भी बहुत ज़रूरी रहेगा और विश्व में तो ज़ाहिर बात है अगल-बगल की जितनी कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी एक खतरा ये हो रहा है कि अगर ये गिरा और उसको डिस्ट्रॉय किया तो उसका विकिरण कहाँ तक पहुँचेगा? उसकी सीमा एक तो ये भी नहीं पता अंदर कितना रखा हुआ है। आपको मालूम होगा सब लोग जानते हैं कि वो बम की एक क्वांटिटी होती है, किलो के हिसाब से होता है। अगर मान लीजिए वहाँ 2000 किलो है, 5000 किलो है, 8000 किलो, कितने बमों के रखे हैं या बम ही रखे हैं मान लीजिए। वो जब ब्लास्ट होंगे तो वो विकिरण किस स्तर तक जाएगा और कितने साल तक संघर्ष करना पड़ेगा मानव सभ्यता को इस युद्ध को लेके। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जिसको लेके आत्मचिंतन की
भारत को भी जरूरत है और वैश्विक नेता इसके लिए जो इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है उनकी भी यही चिंता है कि 3 डिग्री 4 डिग्री करीब टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसके बाद कुछ जो बगल वाले जो जहाँ पे बहुत असर पड़ता है वहां पे हो सकता है आपके बर्फ पड़ने लगे, वहां पे चीजें बहुत क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और आपकी फसलों से लेके आपकी पूरी लाइफ स्टाइल खत्म हो जाती है। बचना तो अलग बात है कि आप बचे नहीं बचे वो आपकी किस्मत है, लेकिन इसके बाद बचना मुश्किल भी हो जाता है। जी प्रशांत। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े महत्वपूर्ण आपने पॉइंट उठाए हैं और इस तरह से अपने पूरे विषय को परिभाषित किया है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं। हमारे दर्शकों को समझ में भी आएँगे कि क्या विषय चल रहा है, कितना गंभीर ये मानव सभ्यता के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से अगर भयावह होता है युद्ध की विभीषिका लगातार ऐसे ही बढ़ती आगे, तो निश्चित रूप से चुनौतियाँ बहुत बढ़ जाएँगी, पूरे क्षेत्र मिडल ईस्ट के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। और इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने इस हमारे दर्शकों का समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे संवाद इंटरप्रेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।